गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भूगोल का अध्याय 3 जिसमें भारत की जलवायु के बारे में समझेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में भी भारत की जलवायु से संबंधित समझे थे कि किस तरीके से जलवायु द्वारा प्रभावित किया जाता है, और इसमें आज हम आगे इसी का अध्ययन करेंगे कि भारत की जलवायु के अंतर्गत उसमें मौसम जलवायु मतलब किस तरीके से जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मौसम की विविध एवं विविधता जो है हमारे देश में दिखाई देती है, जिसमें कभी गर्मी, सर्दी, बरसात, यह प्रमुख 3 ऋतुएं जो हैं दिखाई देती हैं। लेकिन बरसात का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि वह देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर क्या रहते हैं, बारिश पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मौसम की विविधता के कारण भारत में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, मेघालय में एक दिन में ही उतनी वर्षा होती है जितनी राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में दिसंबर महीने में, और जम्मू कश्मीर राज्य है जिसमें नामक एक जगह में रात का जो तापमान, जम्मू कश्मीर का नामक अगर जगह में देखा जाए तो इनका तापमान जो है वह 45 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से 45 डिग्री और कम तक पहुंच जाता है। इस तरीके से जलवायु की विविधता एवं मौसम के अनुसार से वह बदलते रहता है। मौसम की जलवायु जैसे कुछ विशेष स्थान पर क्या होते हैं, अल्प समय के लिए कुछ मिनटों में या कुछ दिनों में क्या वायुमंडली की जो दशाएं होती हैं, जिसमें तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल, वर्षा को हम क्या बोल सकते हैं, मौसम कह सकते हैं या कहा जाता है। लेकिन मौसम जो है वह परिवर्तनशील होते हैं। जैसे एक दिन में मौसम कई बार क्या बदलते रहते हैं, सुबह एक प्रकार तो दोपहर दूसरा, इस तरीके से वह बदलते रहते हैं। लेकिन जलवायु जो मौसमी दशाओं में वह दीर्घकालीन रूप से रहती हैं। दीर्घकालीन का अर्थ जैसे 30 वर्ष से भी अधिक समय की मौसम का औसत। तो इसके लिए अगर किसी जगह की जलवायु को मौसम के आंकड़ों के आधार पर अगर लिया जाता है तो उसके लिए जैसे किसी एक जगह एक दिन अधिकतम या न्यूनतम जो तापमान के आंकड़े को क्या करते हैं, जोड़कर उसमें 2 से भाग देते हैं और उस दिन का जो औसत तापमान निकल जाएगा, उसी प्रकार प्रत्येक दिन का औसत हम ज्ञात कर सकते हैं। एक माह का औसत तापमान को जोड़कर 30 या 31 जितने भी दिन महीने होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, दिनों का भाग देकर औसत मासिक तापमान को निकाल भी सकते हैं। वैसे ही 12 महीनों का औसत तापमान को जोड़कर 12 से भाग करके उस वर्ष और औसत को भी निकाला जा सकता है इस तरीके से। लेकिन फिर अगर 31 वर्षों तक वह प्रत्येक वर्ष और औसत तापमान को जोड़कर 31 से भाग देने पर 31 का औसत तापमान है वो ज्ञात होता है। इस तरीके से तापमान जलवायु ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन इसी तरह वायु, दाब, पवन, आर्द्रता और बादल जो वर्षा की जलवायु है वह इनके विभिन्न घटक के रूप से हम घटक में मान सकते हैं, और इसी जलवायु के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। तापमान व वर्षा जैसे खेती, उद्योग, परिवहन, भवन निर्माण आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी हम लोग इसके पहले समझें
कि किस तरीके से औसत तापमान को निकाला जाता है। तो इसके लिए जैसे दैनिक, मासिक और वार्षिक तापमान निकालना हो तो इसके लिए एक सूत्र भी रहता है। दैनिक औसत तापमान बराबर दिन का न्यूनतम तापमान धन अधिकतम ताप बटा 2, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मासिक औसत तापमान है जिसमें हम माह के प्रत्येक दिन औसत तापमान का योग वो कभी 30 या कभी 31 हो सकते हैं। अगर वार्षिक पूछा है तो उसके लिए हम 12 माह का औसत ताप का योग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको 2/2 करके इसका औसत हम निकाल सकते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, जैसे पृथ्वी की धरातल एक काफी विशाल माना जाता है। पृथ्वी जो गोलाकार पर ही कहीं महाद्वीप है तो कहीं सागर है। महाद्वीप जो धरातली का एक जैसा नहीं, कहीं ऊंचा पहाड़ तो कहीं नीचा मैदान, कहीं जंगल अधिक तो कहीं मरुस्थल। इस तरीके से यह पृथ्वी है, जिसमें महासागर भी क्या है, इसमें असमान रूप से फैले हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो 39% एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो 81% जो है जल का भाग है। ये सभी अंतर कहीं ना कहीं वायुमंडल को क्या करते हैं, गर्म या ठंडा होने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस तरीके से वायुमंडल का आसान रूप से ठंडा और गर्म होना जलवायु को नियंत्रित करता है। और जलवायु को नियंत्रित करने के लिए इनके प्रमुख कारण भी इसकी माना जाता है, जिसमें अक्षांशीय स्थिति है, धरातलीय ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु दाब, हिमालय पर्वत की स्थिति और मानव द्वारा निर्मित कारण। पहला आता है अक्षांशीय स्थिति। जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वह साल भर लंबवत पड़ती हैं, और इसकी विपरीत भूमध्य रेखा जो ध्रुव की ओर क्या होती है, वह पृथ्वी की गोलार्ध वक्रता के कारण वह सूर्य से उतनी किरणें जो हैं ज़्यादा क्षेत्र पर नहीं पड़ती हैं। इससे जो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत के दोनों भागों को क्या करती है, वह विभाजित करती है। इस तरीके से इससे दक्षिण की ओर का क्षेत्र जो दक्षिण भारत और भूमध्य रेखा से अधिक निकट है, जबकि उत्तरी की ओर से वह दूरी बढ़ती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में वर्ष भर क्या रहता है, उष्ण रहते हैं, जबकि उत्तर भारत में ग्रीष्म काल जो है अधिक, मतलब गर्मी अधिक, एवं शीतकाल में कड़ाके की भी ठंड पड़ती है। दूसरा आता है धरातल की ऊंचाई। हम धरातल में जैसे जैसे ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं तापमान क्या होता है, वह घटता जाता है। और वायुमंडल का तापमान जो है मुख्य रूप से पार्थिव विकिरण, जिससे पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा से बढ़ता है, और वायुमंडल का निचला जो भाग है वह पार्थिव विकिरण होकर वह अधिक और ऊपरी भाग को कम ताप प्राप्त करता है, जिससे वायुमंडल की जो निचली परत में मौजूद जल वाष्प, धूल कण तथा विभिन्न प्रकार की जो गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ताप को अवशोषित कर लेते हैं। और धरातल के पास जो अधिक तापमान रहता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, इसकी कमी से तापमान कम होता है, जिसमें सूर्य की सीधी किरणों की अपेक्षा जो विकिरण से धरातल के पास जो हवा ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए वहाँ गर्मी में पहाड़ों पर कम तापमान होने के कारण लोग लेह, शिमला, मसूरी, मैनपत आदि जगह पर जाते हैं। अगला है समुद्र से दूरी। इसका अर्थ है समुद्र तटीय जो क्षेत्र है जिसमें साल भर लगभग एक समान तापमान होता है, इसे समजलवायु भी कहते हैं। जबकि समुद्र से जो दूर के क्षेत्र
विषम जलवायु पाई जाती हैं, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी इसके समझे थे कि जलवायु का अर्थ जो सर्दी और गर्मी के जो महीने में औसत तापमान में अंतर का कम होना विषम जलवायु कहलाता है, जिसमें सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान क्या होता है, ज़्यादा अंतर होना या ऐसा हो ही जाता है। जैसे पानी की विशेषता है कि देर से गर्म होता है और देर से ठंड होता है, लेकिन इसके विपरीत जैसे स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं। इस तरीके से वह समुद्री क्षेत्रों में दिन में जो चलने वाली कम गर्म समुद्री हवाओं का तापमान है वह सम बन जाता है, लेकिन परंतु वह समुद्र तट पर जो स्थित स्थान पर क्या होता है, वह समुद्री हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ जलवायु विषम होती है। हिमालय पर्वत की स्थिति भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में हिमालय एवं अन्य जो पर्वत श्रेणी का विस्तार है, वह ऊंची पर्वत श्रेणियों के कारण क्या होते हैं, मध्य एशियाई की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिससे वह दक्षिणी और पश्चिम में चलने वाली मानसून हवाओं को बाहर जाने से रोकती है और वहाँ ठंडी हवाओं को भी भारत में आने से रोकती हैं। तो इस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप ने जो हिमालय की स्थिति की जलवायु हो एक नया रूप प्रदान करती है। वायुदाब वायुदाब का संबंध तापमान के साथ होता है। जब तापमान अधिक तो वायुदाब कम और जब तापमान कम तो वायुदाब अधिक होता है। पवन जो हमेशा उच्च दाब के निम्न दाब की ओर चलती है और निम्न दाब का अर्थ होता है वहाँ की जो हवाओं का विरल होना और किसी स्थान में हवा जो है गर्म होकर वहाँ ऊपर उठती है, तो जिससे हवा का जो दबाव है वह विरल होने लगता है। मान लिया जाए कि एक जगह 1 घन मीटर में हवा अणुओं की संख्या में 1 लाख और दूसरी जगह 1 घन मीटर में वह हवा अणुओं की संख्या 1 लाख से 10,000 है, तो कहेंगे कि पहली जगह हवा का दबाव जो है दूसरी जगह से कम है। मानव निर्मित द्वारा निर्मित कारण मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं या औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन आदि जो भूमंडलीय ताप में भी वृद्धि का कारण बन जाती है और इस कारण इसमें जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है। ऋतुएं मौसम विभाग के अनुसार से जब भारत में वर्षा को 4 भागों में विभक्त किया था, जिसमें पहला आता है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा आता है वर्षा ऋतु, तीसरा शरद ऋतु और चौथा आता है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु पहला जो लगभग मार्च से मई तक के अंत तक रहती है और 21 मार्च को जो सूर्य में भूमध्य रेखा का सीधा चमकता रेखा जो है चमकता है, तब मार्च के बाद से मई तक क्या होते हैं, तापमान में लगातार बढ़ोतरी वृद्धि हो जाती है, जिससे 21 जून से सूर्य जब कर्क रेखा का लंबवत होता है तो उस समय भारत का तापमान अपने चरम सीमा पर होता है। इस कारण यह ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु का लगभग जून से सितंबर तक रहती है, जो संपूर्ण भारत में लगभग 85 से 90% वर्षा इन्हीं महीनों में होती है और भारत के साथ साथ जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में भी वर्षा इसी समय होती है और इसी समय के तापमान को वायुदाब, पवनों के बहने की दिशा तथा वर्षा की दिशाओं से जो अन्य ऋतुओं की तुलना में परिवर्तन हो जाते हैं और तापमान में भी गिरावट आ जाती है, क्योंकि नम हवाएं चलने लगती हैं और कृषि संबंधी सभी कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जैसा कि बंगाल की खाड़ी मानसून। जैसे इसे 2 भागों में विभाजित या 2 भागों में बांटा भी जाता है। पहला जो है म्यांमार तट की ओर बढ़कर क्या होता है, जो अराकान योमा
पहाड़ी हैं से टकराकर वो क्या होती हैं, पश्चिमी ढलानों पर वर्षा करती हैं। और दूसरी शाखा जैसे हैं बंगाल और असम की ओर बढ़ते हुए खासी एवं गारो की पहाड़ी जो वर्षा करती हैं। और यहीं पर मेघालय में स्थित जो मानसीराम जो दुनिया का सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। और यह हवा जो है हिमालय तथा अराकान योमा एवं पर्वत श्रेणी के कारण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। और वो जो जो पश्चिम की ओर जाती हैं वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसमें गुवाहाटी, पटना, इलाहाबाद, भरतपुर और जैसलमेर में होने वाली वर्षा को भी लिया जा सकता है। तीसरा आता है शरद ऋतु या मानसून की वापसी। इसमें यह बताया गया है जो अक्टूबर से उत्तरार्ध में जो भारत के तापमान को तेजी से गिरने लगता है और नवंबर के प्रारंभ में वह उत्तर पश्चिम भारत में क्या होती है, निम्न वायुदाब जो अवस्था है बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। और यह स्थानांतरण ही चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जिसमें अंडमान सागर के आसपास चक्रवात से उत्पन्न हो जाता है। और यह सामान्य रूप से भारत की समुद्र तटी को पार करते हैं। इस तरीके से यह आपस में चक्रवात उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा तो है, जिसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों का सघन आबादी है। जो डेल्टा वाले प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते ही रहता है। कभी कभी तो चक्रवात जो है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। इस तरीके से अक्टूबर माह की जो देश में अधिकांश भागों में औसत जो है तापमान 25 सेल्सियस एवं 26 सेल्सियस के आसपास ही रहता है। और राजस्थान, गुजरात के पूर्वी तटीय में तापमान जो है 27 सेल्सियस रहता है। इस तरीके से यह मानसून की वापसी एवं जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में तो यहाँ के आंतरिक भागों में क्या लिए जा सकते हैं, 25 सेल्सियस से भी कम रहता है। इस तरीके से शरद ऋतु का मौसम के रूप में यह इस तरीके से तापमान रहता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का समय होता है। इस समय उत्तर भारत के तापमान में काफी गिरावट होती है, जो जनवरी फरवरी में पंजाब, कश्मीर आदि का तापमान जिससे हिमांक से नीचे चला जाता है। और जो दक्षिणी भारत का औसत तापमान है जो 14 सेल्सियस से 15 सेल्सियस हो जाता है। और यही कारण है कि जनवरी फरवरी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल क्या होती है, उगती है। और केरल तथा तमिलनाडु में चावल की फसल क्या होती है, लहराती है इस शीत ऋतु में। और इन्हीं दिनों में जो चक्रवात के कारण तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी काफी वर्षा होती है। इस तरीके से शीत ऋतु के जो भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात में क्या होती है, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी की शीतकालीन वर्षा भी हिमपात होता है। जलवायु परिवर्तन, जैसे पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना में आ रहे परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों में जो भावी परिणाम जो है वह पूरे विश्व को चिंतित कर दिया। और जलवायु का अध्ययन करते समय यह पता चला कि जो जलवायु है वह दीर्घकालीन में जो वायुमंडल की दशाओं को भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ जो सालों से बना हुआ एक चक्र है और इस चक्र में परिवर्तन आ रहा है। यही परिवर्तन जो है चिंता का विषय है। और यद्यपि इसकी गति जो है धीमी है, लेकिन भविष्य में इसका परिणाम अनेक समस्याएं भी जन्म दे सकता है, जैसे वर्षा आने की समय आगे पीछे होना, हिमनद का सिकुड़ना, समुद्र जल स्तर बढ़ना, इस तरीके से समस्याएं हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए और जिससे वर्षा ऋतु में जो समय निर्धारित है उसके बदल जाने से फसल चक्र भी जो है
बदल जाएगा और भूमि का उपयोग प्रभावित होता है। इस तरीके से इसमें जो जलवायु परिवर्तन होते रहता है। ग्राफ में क्या समझाया गया है, जिसमें यह है कि जिसमें मान दिया है ऊपर में, जिसमें ग्राफ से संबंधित हमें क्या करना है, औसत तापमान सेंटीग्रेड निकालना है एवं वर्षा औसत का जो वर्षा मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें माह, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये पूरा 12 माह का नाम है, जिसके अंदर औसत तापमान है। तो जनवरी में कितना है 17, फरवरी में 19, मार्च में 23 है, अप्रैल में 28, मई में 35, जून में 32, जुलाई में 25, अगस्त में भी 25 है, सितंबर में 25, अक्टूबर 23 और नवंबर 19, दिसंबर 17। यह जो दिया हुआ है वो है औसत तापमान का सेंटीग्रेड। लेकिन हमें जो नीचे दिया हुआ है जिसमें है औसत वर्षा का मिलीमीटर, जिसमें जुलाई में जनवरी से लेते हैं तो जनवरी में 20 है, फरवरी में 30 है, मार्च में 20, अप्रैल में 20, मई 20 और जून में है वो 200, जुलाई 370 और अगस्त 380, सितंबर है वो 200, अक्टूबर है 70, नवंबर है 10 और दिसंबर है 0। इस तरीके से जो है ये ग्राफ तैयार कर रहे हैं जिसमें औसत तापमान, तो हम लोग एक ग्राफ तैयार करेंगे। इसके लिए आप सभी लोग ग्राफ में ही बनाइएगा, जो ये बना रही हूँ उसका आप ग्राफ में बनाएंगे, तो आप बना भी सकते हैं मेरे साथ ही साथ। जिसमें एक ग्राफ में क्या करना है, तापमान सेंटीग्रेड लेना है इसमें एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पे है वो माह को दर्शाना है। जो 12 माह का नाम दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक से। फिर जब यहाँ पे अगर दिसंबर खत्म हो जाता है तो आप यहाँ से लेंगे वर्षा मिलीमीटर। तो वर्षा मिलीमीटर को दर्शाने के लिए हम करते हैं जो उसको दर्शाने का है 100 से शुरू होता है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये आगे बढ़ते जाएगा। वैसे यहाँ तापमान को दर्शाने के लिए हम लोग कर लेते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ तो तैयार हो गया। लेकिन इसमें क्या करना है, औसत तापमान को निकालना है। तो औसत तापमान लेते हैं, जैसे पहले हम ले सकते हैं औसत तापमान को निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया है औसत के अंदर जनवरी में 17 दिया है, तो यहाँ पे 10 जो दिया है तो 17 कुछ है वहाँ पे, तो ये जनवरी हुआ और ये 10 है, तो हम लोग 10 से क्या लेना, 17 लेना है। ग्राफ में जो बारीकी से शायद जो लाइन दिया होगा उसमें आप देख सकते हो, उसको ऑन करोगे तो ये जो रहेगा उसके ऊपर हम 7 लाइन ऊपर लेंगे। ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो यहाँ भी आप करना है जैसे 17, तो आप ये जो जनवरी है उस लाइन को लोगे और यहाँ पे बिंदु लगा देना, और ये बिंदु लगाने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा। ये 17 में क्या हो गया, जनवरी कंप्लीट है। फिर वैसे दूसरा देखना फरवरी, जिसमें पूछा गया है 19, तो 19 के लिए आप फरवरी वाला ये लाइन लीजिएगा माह में, और वहां पे पूछा है 19, तो 19 के लिए इसी लाइन को आप गिनते हुए ऊपर जाना। तो यहाँ से होता है ये 10, तो 10 के बाद जैसे आप जाओगे तो 19 के जस्ट एक नीचे रहेगा जिसको बोलते हैं 19, फिर आगे आप ऊपर जाओगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु लगा देना, ये आपका फरवरी कंप्लीट हो गया। वैसे मार्च दिया है, तो मार्च में ये मार्च है जिसमें 23, तो 23 के लिए आप ये 20 है, ये आप ले लीजिए यहाँ तक 20 है। उसके बाद 3 लाइन ऊपर लेना, तो छोटा सा जो बारीकी लाइन से जो दिया हुआ है तो ये यहाँ पे आ जाता है 1, 2 और 3, 23। ये फरवरी और मार्च तक कंप्लीट हो गया। अप्रैल में 28 दिया है, तो ये 20 अप्रैल लेना, और ये 20 के बाद 8 ऊपर, 8 लाइन ऊपर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 28। फिर दिया हुआ है मई 35, तो ये मई में जाना, ऊपर ये 35 यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ से आपको क्या लेना है, 35 लेना है, तो ऊपर 5 लाइन और गिन लेना। तो 1, 2, 3, 4, 5। ग्राफ में आप अच्छे से बना सकते हो, इसको समझाने के लिए है। उसके बाद जून में जो दिया है 32, तो ये 30 है और ये जून है, तो 32 लेना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो 30 दिया हुआ है, 30 के बाद आप 2 लाइन बस ऊपर लेना, तो ये 32 हो गया आपका। ये जो बिंदु है इसको आप रहने दीजिएगा, इसको मिटाइएगा मत रखिए। उसके बाद है जुलाई, जुलाई में 25 है, तो ये 20 के बाद जो 25 आता है जुलाई, और ये 20 के बाद ये 25 यहाँ पे आ जाएगा। अगस्त दिया हुआ है
काउंट करोगे और ये आ जाएगा आपका 25। तो इस तरीके से जुलाई में 25, अगस्त और सितंबर, अब ये तीनों में ले लीजिएगा। जुलाई का जो 25 है वही आपका अगस्त है और वही आपका सितंबर है। फिर अगर जो दिया हुआ है अक्टूबर, अक्टूबर में दिया हुआ है 23, तो 23 जो है ये 20 है और ये आपका अक्टूबर होगा यहाँ पे 20, लेकिन उसको 23 से आप 3 लाइन ऊपर लोगे तो ये जो 20 है अक्टूबर है, वहां से आप यहाँ पे आओगे तो आपका 23 मिल जाएगा। फिर दिया हुआ है नवंबर, नवंबर में दिया हुआ है 19, तो ये होता है आपका 10, तो 19 से जस्ट एक नीचे जो यहाँ पे 20 दिया है उसके जस्ट एक नीचे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 19। और लास्ट जो दिया हुआ है 17, तो ये 10 है, 10 के बाद आप ऊपर 7 लाइन को लोगे तो आपका वो आ जाएगा 17, जो आपका जनवरी में भी था। तो ये वाला ये आप ले सकते हो जो आपका दिसंबर में खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जो ये दर्शाए हुए हैं वो बना हुआ है तापमान, तापमान का सेंटीग्रेड बना हुआ है। तो क्या करोगे, जो आप ये बिंदु किए हुए हो, जो आपका औसत तापमान निकला हुआ है उसको एक रेखा के माध्यम से, एक रेखा के माध्यम से इसको आप मिला दीजिए। जैसे जैसे वहां पे बनाए हुआ ये इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए, ये आपका बन जाएगा औसत तापमान सेंटीग्रेड। इस तरीके से ये दर्शाया गया है जो आपका औसत तापमान निकला है। लेकिन वैसे ही आपको निकालना है औसत जो दिया हुआ है यहाँ पे वर्षा मिलीमीटर का। तो वर्षा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे जो 100, 200, 300, 400 और 500-600 जो दिया हुआ है, माँ वही रहेगा, माँ भी वही है। आपको यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है औसत वर्षा मिलीमीटर का 20, 30, तो जिस हिसाब से जिस माह में दिया है उस माह को लेना है। तो जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे औसत जो दिया हुआ है जनवरी में 20 दिया हुआ है, ये है जनवरी आपका, और वहां पे पूछा हुआ है वर्षा ये है। तो जहां पे यहाँ हम लोग क्या करते थे, ये 10 जो है तो यहाँ से हम लोग उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो छोटा बिंदु है लाइन रहता है उसको हम लोग 1, 2, 3 से लिए हैं। लेकिन वही जब वर्षा में लेते हैं तो इसको हम 10, जो उधर 1 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस तरीके से जाके 100 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वैसे हमको क्या करना है, जैसे 20 है यहाँ पे तो इसके लिए यहाँ पे दिसंबर में 20 लेना है, यहाँ पे जनवरी में तो ये है आपका 20। तो यहाँ से आप नीचे से क्या करोगे, 2 लाइन बस ऊपर लोगे तो जनवरी में रहेगा। तो ये लगभग यहाँ पे आएगा आपका जो है औसत मिलीमीटर का। दूसरा पूछा है 30, वो है फरवरी में। तो आप वहां से जब 10 और 20 काउंट करोगे तो ये आपका जो ये 20 है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, एक लाइन वो 30 है। फिर पूछा है 20 मार्च में, तो 20 है, ये जो 20 है वो ये आप लगा दीजिए इसमें भी 20 का। फिर अप्रैल भी दिया है 20 औसत का, मई भी 20 है, यहीं पे रहेगा। उसके बाद जो दिया हुआ है जून 200, तो यहाँ पे आप लोग जून और यहाँ से वर्षा जो मिलीमीटर है तो ये 200 है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जुलाई 370 दिया है, तो ये है आपका जुलाई और वर्षा मिलीमीटर ये है तो ये 300 हुआ और उसमें 70, तो ये 300 के ऊपर जो 7 लाइन रहेगा वो आपको काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 370 जो है जुलाई में। अगस्त 380 है, तो ये आप क्या करोगे, ये 70 है, जस्ट एक ऊपर जो है आप लाइन चले जाइएगा जो 380 है। फिर पूछा गया है सितंबर में, वो है 200, ये है आपका 200 और ये है आपका सितंबर। तो यहाँ पे आप आइए और इसको आप मिला लीजिए जो 200 हो जाएगा। फिर है 17 अक्टूबर, तो ये है आपका अक्टूबर और ये यहाँ से 10 शुरू करोगे, 7 लाइन ऊपर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 जो हो जाएगा वर्षा मिलीमीटर का। नवंबर में 10 पूछा है, तो ये आपका यहाँ पे है 10 और शून्य करने का मतलब ये यहीं से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपका ये वर्षा मिलीमीटर तैयार हो गया है और इसी को एक रेखा के माध्यम से इसको क्या करना है
रेखा के माध्यम से आप इसको मिला दीजिए, जिस जिस तरीके से जहाँ पे बिंदु है वो